हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस 3 मंथ्स फ्री क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी 2021 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु गजेंद्र और आज है आपका यूपीएससी सी सेट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें देखिएगा आज हम यहाँ पर 3 से 4 टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पहला टॉपिक है कैलेंडर, सेकेंड इज काउंटिंग ऑफ फिगर, थर्ड इज क्लॉक एंड फोर्थ है आपका सिंबल चेंज। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस कैलेंडर। तो बहुत बढ़िया से कैलेंडर स्टार्ट करेंगे एवरीवन। सबसे पहले पूरे जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो देख लेंगे, इसके बाद में बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया से रेडी हो जाइए। कहीं अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए एवरीवन, ताकि जितने भी सेशन हमारे यहाँ पर होते हैं वो बहुत बढ़िया से अटेंड कर पाए। कहीं प्रीवियस सेशन आपके मिस हो गए हैं तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस सेशन भी देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक कैलेंडर। अब कैलेंडर देखिए, कैलेंडर के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, बट ऐसी जो चीजें आप जो नहीं जानते हैं और जिससे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं वो सारा कुछ हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो कैलेंडर देखिएगा, सिंपल से हम यहाँ पर ईयर से स्टार्ट करते हैं। कहीं कैलेंडर में ईयर्स की हम बात करें तो टोटल टाइप ऑफ ईयर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका लीप ईयर एंड सेकेंड हो गया आपके पास में सिंपल ईयर। अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, लीप ईयर एंड सिंपल ईयर में डिफरेंस क्या है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल ईयर में हमारे पास जो टोटल डेज होते हैं वो होते हैं 365 डेज एंड लीप ईयर में जो डेज होते हैं वो हमारे पास में होते हैं 366 डेज। दैट मींस लीप ईयर में हमारे पास सिंपल ईयर से 1 डे एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि सिंपल ईयर में जो 365 डेज हैं ये आपके 52 वीक्स में कन्वर्ट होते हैं, है ना। और लीप ईयर में भी देखो ऐसे ही, ये जो 366 डेज है ये 52 वीक्स में कन्वर्ट होते हैं, बट कुछ दिन यहां पर एक्स्ट्रा आपके रिमेनिंग बच जाते हैं, है ना। अब जैसा आपने यहां पर देखा कि बिकॉज फरवरी कंटेन्स 28 डेज, सिंपल ईयर में देखिएगा फरवरी में कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं। और लीप ईयर में देखा जाए तो फरवरी में कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं। तो कहीं कहीं आपको यहां पर कभी भी ईयर्स के बारे में कोई भी डाउट आए तो बस इतना ध्यान रखिए, ईयर्स हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल ईयर एंड सेकंड इज लीप ईयर। सिंपल ईयर में होते हैं 365 डेज, लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है सिंपल ईयर से, इसलिए लीप ईयर में हो जाते हैं 366 डेज। ठीक है एवरीवन। अब जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो कहां पे, कौन से मंथ में आता है, आपके फरवरी में, बिकॉज फरवरी कंटेन्स 29 डेज एंड सिंपल ईयर में फरवरी में कितने होते हैं, 28 डेज ही होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके यहां पर माइंड में आ सकता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन लीप ईयर एंड सिंपल ईयर। आपको किसी भी ईयर को देखने के बाद में कि कैसे समझ में आएगा कि वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। देखिए कोई भी मैं लीप ईयर की मैं बात करूं, लाइक मैंने यहां पर लिखा 2004, 2008, 2012, 2016, ये सभी जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। कहीं आप ये जो ईयर से इनको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो जो रिमाइंडर आपका यहां पर बचेगा वो क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, मतलब आपको क्या समझ में आया कि जब भी किसी लीप ईयर को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर आपके पास में आ जाएगा 0। बट किसी भी सिंपल ईयर को आप यहां पर डिवाइड करके देख लीजिए, 2001 हो गया, 2002, 2003, आप किसी भी यहां पर सिंपल ईयर को 4 से डिवाइड कीजिए तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कहीं किसी भी ईयर को मैं 4 से डिवाइड करके देख लूं और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है, तो वो होगा आपका लीप ईयर, और ना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल ईयर। ठीक है एवरीवन। चलिए तो ये तो हो गया कंसेप्ट आपका ईयर्स का। ईयर्स के बारे में सिर्फ इतना आपको यहां पर जानना है। अब नेक्स्ट इसके बाद आगे आ जाइए एवरीवन। जितने भी क्वेश्चन आपके कैलेंडर से आ सकते हैं उसमें सिर्फ एक कंसेप्ट आपका यूज होता है। कंसेप्ट का नाम है आपके पास में ऑड डेज, या फिर हिंदी में हम बोल सकते हैं विषम दिन। अब ऑड डेज होते क्या है एक बार ये समझ लीजिए एवरीवन। लाइक एग्जांपल मैंने लिया, आज का जो दिन है वो कौन सा है, संडे। आज का जो दिन है वो कौन सा है, संडे। टुडे इज संडे। सो आफ्टर 7 डेज, आज से 7 डेज बाद वापस जो डे आएगा वो कौन सा आ जाएगा एवरीवन, संडे आ जाएगा ना। टुडे इज संडे, आज संडे है, मतलब आज से 7 दिन बाद भी फिर क्या होगा, संडे आ जाएगा। देन संडे के बाद यहां पर फिर 7 डेज बाद में आगे जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, संडे मिल जाएगा। और यही सीक्वेंस इसी तरीके से आगे चलते रहेगा, मगर मतलब
हर 7 डेज बाद में आपका क्या आएगा, संडे आ जाएगा। ठीक है, बट मैं कहीं ऐसा बोलूं कि आज संडे है, आज से 7 डेज बाद तो संडे होगा, बट मैंने आपसे पूछ लिया आज संडे है, आज से 10 डेज बाद कौन सा डे होगा, कहीं आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे कि आज तो संडे है ना, आज से 10 डेज बाद मुझे बताना है, तो मुझे पता है कि 7 डेज बाद तो संडे आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो रिमेनिंग में बस कितने दिन बच गए, 10 माइनस 3, 10 माइनस 7 दैट इज 3। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा डेज हमारे पास बच रहे हैं, इनको ही हम यहां पर बोलते हैं ऑड डेज। देखो ऑड डेज को सिंपल वर्ड्स में मैं यहां पर एक्स्ट्रा डेज भी बोल सकता हूं। ठीक है, ऑड डेज को यहां पर हम एक्स्ट्रा डेज भी बोल सकते हैं। ठीक है एवरीवन, तो यहां पर देखिएगा 10 में से मैंने क्या किया, 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिमेनिंग हमारे पास कितने बच गए, 3। तो ये जो 3 है, ये 3 हमारे क्या है, ऑड डेज है। ठीक है एवरीवन, अब ऑड डेज निकालने का फायदा क्या हुआ कि मुझे पता है कि संडे के 7 डेज बाद संडे आता है, मुझे संडे के 10 डेज बाद बताना है। तो आपको यहां पर देखो ऑड डेज कितना मिल गया, 3 मिल गया, तो आप क्या करेंगे, संडे में डायरेक्टली 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि संडे के 7 डेज बाद संडे हो गया, संडे में फिर 3 डेज ऐड कर दीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा यहां पर, वेडनेसडे। दैट मींस संडे के 10 डेज बाद में आपका क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो ये देखो यूज होता है आपको ऑड डेज का। ठीक है, इसी तरीके से देखो एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। आज समझ लीजिए हमने ये मान लिया कि आज का डे कौन सा है, संडे है। ठीक है, और मैंने पूछा कि बताइए कि आज से 22 डेज बाद कौन सा डे होगा। टुडे इज संडे एंड व्हाट विल बी द डे आफ्टर 22nd डे, है ना, तो 22 डेज के बाद में कौन सा डे आएगा, आपको ये यहां पर बताना है। अब देखिएगा संडे है आज, तो 7 डेज बाद भी संडे होगा, 14 डेज बाद भी संडे होगा, 21 डेज बाद भी संडे होगा। मतलब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, 22 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिमेनिंग बचेगा आपके पास 1। तो ये जो 1 है, इस 1 को मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स्ट्रा डेज या फिर ऑड डेज, विषम दिन। ठीक है, तो आपको सिंपल यहां क्या करना होगा, संडे में +1 करना होगा, तो 22 डेज बाद मतलब यहां पर जो आंसर आएगा आपका क्या आ जाएगा एवरीवन, मंडे आ जाएगा। तो ये जो ऑड डेज का कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एवरीवन, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये यूज होने वाला है, तो बिल्कुल इस कंसेप्ट को भूलना नहीं है, ये हर क्वेश्चन में आपका ऑड डेज का कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, अब सिंपल वर्ड्स में मैं कहीं आपको समझाऊं कि ऑड डेज होते क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में सुन लीजिए एवरीवन, जितने भी दिन आपके पास में है, जितने भी सेट ऑफ डेज आपके पास में है, उसमें से आप 7 के मल्टीपल ऑफ डेज वहां पर सब्ट्रैक्ट करते जाइए, जितने मैक्सिमम पॉसिबल आप कर सकते हैं। जो लास्ट में आपके पास डेज बचेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड डेज बोलेंगे। जैसे आपने देखा पहला एग्जांपल मैंने 10 डेज का लिया था, तो 10 में से मैंने 7 सब्ट्रैक्ट किया था, 3 मेरे पास ऑड डेज आ गए थे। सेकंड के बाद जो थर्ड एग्जांपल मैंने लिया था, वहां पर आपने क्या देखा, संडे के बाद मैंने आपसे पूछा कि 22 डेज बाद कौन सा डे होगा, तो 22 से मैंने कितना सब्ट्रैक्ट किया, 21। ठीक है, तो 21 सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि मैंने बोला 7 के मल्टीपल में मुझे वहां पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा। ठीक है एवरीवन, तो रिमेनिंग मेरे पास कितना बच गया, 1, रिमेनिंग हमारे पास बच गया यहां पर 1, तो 1 ऑड डे यहां पर आ जाएगा। अब इसी तरीके से और आगे देखते जाइए एवरीवन। चलिए अब ऑड डेज इन अ मंथ, ऑड डेज इन अ मंथ एक बार निकाल लेते हैं। जो अभी कंसेप्ट हमने ऑड डेज का सीखा है, ये मंथ में एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनवरी में देखिए एवरीवन, जनवरी में आपके पास कितने डेज होते हैं, 31। अब मैक्सिमम पॉसिबल जो 7 का मल्टीपल में सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं वो क्या है, 31 माइनस 28, कितना आएगा एवरीवन, 3 आएगा ना। दैट मीन्स जनवरी मंथ में हमारे पास में होते हैं 3 ऑड डेज, 3 एक्स्ट्रा डे होते हैं, बाकी जो 28 डेज होते हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं 4 वीक्स में, 4 वीक में वो डिवाइड कंप्लीट हो जाते हैं। देन फरवरी में देखिए कहीं सिंपल ईयर है तो 28 डेज होंगे। अब 28 से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड डे कितना आएगा, 0। और लीप ईयर है 29 डेज है, मतलब 29 से 28 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 1। ठीक है एवरीवन, सो फरवरी मंथ में आपके पास ऑड डे कितने आ जाएंगे, 0 और 1। मार्च की बात करें, मार्च में हमारे पास होते हैं 31 डेज। अब 31 में से देखिए 28 सब्ट्रैक्ट होगा, ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अप्रैल में देखो 30 डेज, 28 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मई में देखिए 31 डेज, 31 से 28 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। जून में देखिएगा, जून में भी आपके 30 डेज होते हैं। ठीक है, अब 30 डेज होते हैं, 30 से यहां पर 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग कितने बचेंगे हमारे पास,
2 बचेंगे। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। ऐसे जितने मंथ हैं जिसमें 31 डेज होते हैं वहां ऑड डेज आ जाएंगे आपके 3, और ऐसे ऐसे जितने मंथ है जहां पर डेज होते हैं 30 वहां ऑड डे आ जाएंगे हमारे पास में 2। अब जून के आगे तो देखो खुद से आप यहां पर निकाल सकते हैं ना, जुलाई अगस्त में 31 डेज होते हैं, मतलब दोनों में ऑड डेज 3 आ जाएंगे, है ना। इसी तरीके से पूरा कंप्लीट दिसंबर तक आप देख सकते हैं। ऐसे जितने मंथ है जहां पर 31 डेज आएंगे वहां ऑड डे आ जाएगा 3, और ऐसे जितने मंथ आएंगे जहां पर टोटल डेज होंगे 30 वहां पर आपके ऑड डेज आ जाएंगे यहां पर 2। ठीक है एवरीवन। चलिए, तो आई होप ये मंथ का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में नेक्स्ट ऑड डेज इन अ ईयर। ऑड डेज इन अ ईयर, जैसे अभी हमने मंथ में देखा वैसे हम ईयर में भी निकाल सकते हैं। देखो लीप ईयर में हमारे पास होते हैं 366 डेज एंड सिंपल ईयर में होते हैं 365। तो सबसे पहले 365 को मैं यहां पर आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूं एवरीवन। 365 में से मुझे उतने डेज सब्ट्रैक्ट करने हैं जो 7 के मल्टीपल हो और जो मैक्सिमम पॉसिबल हो। तो ऐसा करता हूं ना कि मैं 365 को 7 से डिवाइड कर देता हूं, कितना आ जाएगा 5 2। ठीक है, मतलब यहां पर रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा 1। मतलब 364 जो है वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है एवरीवन, जो 364 है वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, तो 1 डे एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसलिए यहां पर देखो लिखा है सिंपल ईयर में आपके पास ऑड डे कितने आते हैं 1। इसी तरीके से अगर मैं लीप ईयर की बात करूं एवरीवन, तो लीप ईयर में देखो आपके पास डेज कितने हैं 366। अब 366 में देखिए एवरीवन, इसको 7 से डिवाइड कर दें तो 52 तो आएगा, बट रिमाइंडर कितने बचेंगे हमारे पास में, यहां पर 2 बचेंगे। मतलब 364 डेज कंप्लीटली यहां पे 7 से यहां पर क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकता हूं वीक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि लीप ईयर में टोटल ऑड डेज जो होते हैं हमारे पास में वो कितने होते हैं 2 होते हैं। ठीक है एवरीवन, तो मंथ का समझ में आ गया, ईयर का समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, इसके बाद में एक कंसेप्ट देखते हैं सेंचुरी का। देखिए सेंचुरी मतलब शताब्दी, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा एवरीवन, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। देखो सेंचुरी मींस क्या, शताब्दी मींस क्या होता है। सेंचुरी मींस ए सेट ऑफ 100 ईयर्स। ए सेट ऑफ 100 ईयर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। ठीक है एवरीवन। अब देखो सेंचुरी भी होते हैं हमारे पास में 2 टाइप के। पहला होता है हमारे पास में नॉर्मल सेंचुरी एंड सेकंड होता है हमारे पास में लीप सेंचुरी। देखो सेंचुरी मींस टोटल 100 ईयर्स होंगे, ये तो मुझे पता है, टोटल 100 ईयर्स तो होंगे, बट मेन डिफरेंस क्या है दोनों में ये हमको समझना है कि नॉर्मल सेंचुरी एंड लीप सेंचुरी में मेन डिफरेंस क्या है, कि यहां पर इनका अलग अलग नाम दिया गया। देखिएगा, जैसे मैं सेंचुरी की बात कर रहा हूं, सेंचुरी में होते हैं 100 ईयर्स। तो देखो 100 ईयर्स में क्या होता है, नॉर्मल सेंचुरी की मैं बात करूं तो 100 ईयर्स में जो लास्ट ईयर होता है, जो लास्ट ईयर होता है वो आपका यहां पर क्या होता है, नॉर्मल ईयर होता है। ठीक है एवरीवन, 100 ईयर्स में कहीं लास्ट ईयर की मैं बात करूं जो 100th ईयर होता है, कहीं वो नॉर्मल ईयर है, तो पूरे सेंचुरी को हम क्या बोलेंगे फिर, नॉर्मल सेंचुरी बोलेंगे। ठीक है एवरीवन, समझ में आई ये बात कि लास्ट ईयर जो होता है नॉर्मल सेंचुरी का, जो 100th ईयर होता है वो हमेशा नॉर्मल ईयर होता है। ठीक है एवरीवन। और अगर लीप सेंचुरी की मैं बात करूं तो इसमें जो 100 ईयर्स होते हैं, 100 ईयर का जो लास्ट ईयर होता है, जो 100th ईयर होता है, वो आपका यहां पर होता है लीप ईयर, इसलिए इसे बोल दिया जाता है लीप सेंचुरी। ठीक है एवरीवन, मतलब जो 100 ईयर्स का लास्ट ईयर होता है वो ये डिसाइड करता है कि जो सेंचुरी है वो नॉर्मल सेंचुरी होगा या लीप सेंचुरी होगा। ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया मेन डिफरेंस आपका यहां पर क्या है। नॉर्मल सेंचुरी का जो लास्ट ईयर होता है वो नॉर्मल ईयर होता है, और लीप सेंचुरी का जो लास्ट ईयर होता है वो लीप ईयर होता है। बस ये 2 चीज आपको यहां पर बहुत बढ़िया से ध्यान रखनी है। ठीक है एवरीवन। अब कुछ कैलकुलेशंस देखो मैंने यहां पर की है ऑड डेज निकालने के लिए, कि सेंचुरी में ऑड डेज कैसे निकाला जाएगा, इसका कुछ कैलकुलेशन मैंने यहां पर किया है। बिल्कुल मेरे साथ में आप सभी लोग देख सकते हैं एवरीवन। जैसे नॉर्मल ईयर है, होंगे हमारे पास में कितने 100 ईयर्स होंगे। ठीक है, 100 ईयर्स में आप जब देखोगे तो 24 आपको मिलेंगे यहां पर लीप ईयर। ठीक है एवरीवन, नॉर्मल सेंचुरी में देखो 100 ईयर्स में से 24 जो होंगे हमारे पास में क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। ठीक है एवरीवन, अब 24 लीप ईयर होंगे तो रिमेनिंग जो बच गए 76 वो क्या हो जाएंगे आपके यहां पर नॉर्मल ईयर आ जाएंगे। ठीक है एवरीवन, ये पॉइंट समझ में आया आप सभी को, 24 लीप ईयर्स प्लस 76
नॉर्मल ईयर। ठीक है एवरीवन। अब ये देखिए कि एक लीप ईयर में क्या होता है, एक लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डेज। तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, 24 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। ठीक है एवरीवन। अब 76 नॉर्मल ईयर, अब 76 नॉर्मल ईयर, तो एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 होता है। तो 76 में कितने आ जाएंगे, यहां पर 76 आ जाएंगे। ठीक है एवरीवन। तो 48 प्लस 76 इज 124। अब 124 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमेनिंग में बस रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि नॉर्मल सेंचुरी में आपके पास जो ऑड डे होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आ गई यहां तक सारी चीजें। अब जैसे मैंने नॉर्मल सेंचुरी में ये सारी चीजें यहां पर कैलकुलेट की हैं, अब इसी तरीके से मैं लीप सेंचुरी में भी कैलकुलेट करता हूं। तो देखिएगा, अब लीप सेंचुरी में क्या होगा, एक लीप ईयर ज्यादा होगा, क्योंकि नॉर्मल सेंचुरी का तो यहां पे लास्ट ईयर तो नॉर्मल ईयर था, बट लीप सेंचुरी में लास्ट ईयर कैसा होगा, लीप ईयर होगा ना। तो यहां होते हैं देखिए 25 लीप ईयर, 25 लीप ईयर होते हैं, एंड रिमेनिंग जो 75 होंगे वो क्या होंगे, आपके नॉर्मल ईयर होंगे। ठीक है एवरीवन। अब 25 लीप ईयर है तो 50 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है एवरीवन, 50 ऑड डेज हो जाएंगे। अब 50 ऑड डेज हो गए एंड 75 क्या हो जाएंगे आपके यहां पर, नॉर्मल ईयर के नॉर्मल ऑड डेज हो जाएंगे। तो 50 प्लस 75 कितने हो गए, 125। अब 125 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास यहां पर कितने बचेंगे एवरीवन, 6 डेज हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे। इसलिए ये बोला जाता है कि हमेशा लीप सेंचुरी में ऑड डेज जो आते हैं कितने आते हैं, 6 आते हैं। ठीक है एवरीवन। तो आई होप देखो यहां तक जो भी बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे कुछ बहुत बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। कहीं आपको ये चीजें पता है, देन आगे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपसे बनने लगेंगे। यहां पर देखिए मेरे साथ में एवरीवन, सबसे पहले हमने देखो मंथ का कैलकुलेट किया, ऑड डेज, जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर तक ऐसे ही होगा। देन हमने देखो यहां पर ईयर का कैलकुलेट किया, लीप ईयर का देख लिया कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे। सिंपल ईयर में हमने देख लिया, सिंपल ईयर में 1 ऑड डे होगा। अब इसके बाद सेंचुरी में भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये तीनों बेसिक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एवरीवन। और लास्ट एक कंसेप्ट मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, ये बहुत बढ़िया से ध्यान से मेरे साथ में देखते जाइए। देखिए ये पूरा मैंने कैलकुलेशन किया है आपके 400 ईयर्स का। ठीक है एवरीवन। जब भी देखिए कैलेंडर बनाया गया होगा, जो फर्स्ट ईयर होगा 1, वहां से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो एक पॉइंट इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे जितने भी सेंचुरी हैं जिसके लास्ट ईयर में नॉर्मल ईयर होगा वो नॉर्मल सेंचुरी होगा, बट ऐसे जितने भी सेंचुरी हैं जिसके लास्ट ईयर लीप ईयर होगा वो लीप सेंचुरी होगा। बट इससे पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं कि कैसे मेरे को देखते समझ में आ जाए कि कौन सा मेरा नॉर्मल सेंचुरी है और कौन सा सेंचुरी मेरे पास लीप सेंचुरी है। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने ईयर्स के लिए आपको क्या बताया एवरीवन, ईयर्स के लिए मैंने बताया कि ऐसे जितने भी ईयर्स हैं जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके लीप ईयर होते हैं, बाकी रिमेनिंग क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर हो जाते हैं। अब इसी तरीके से देखो मैं सेंचुरी की बात करूं तो सेंचुरी में मुझे क्या करना है, 400 से डिवाइड करके देखना है। ऐसे जितने सेंचुरी जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ऐसे जितने सेंचुरी हैं जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे उनको हम यहां पर क्या बोलेंगे एवरीवन, लीप सेंचुरी बोलेंगे। और ऐसे जितने सेंचुरीज हैं जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे उनको हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल सेंचुरी बोल सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को देखो ये भी डाउट होता है कि हम सेंचुरी किसे बोलेंगे। तो सेंचुरी देखो हम तभी बोलेंगे जब यहां पे लास्ट में 2 जीरो आ जाए। ठीक है एवरीवन, लास्ट में जब 2 जीरो आ जाएंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, सेंचुरी बोलेंगे। ठीक है एवरीवन। जैसे यहां पर देखिए 2000 की मैं बात करूं, 2000 जो है, अब 2000 में लास्ट में 2 जीरो दिख रहे हैं ना, मतलब आपको इसमें ईयर वाला रूल अप्लाई नहीं करना है, आपको इसमें क्या करना है, सेंचुरी वाला रूल अप्लाई करना है। आपको लास्ट में 2 जीरो दिख रहे हैं तो 400 से डिवाइड करके देख लीजिए। 2000 को 400 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 2000 जो है वो आपका क्या है, एक लीप सेंचुरी है। ठीक है एवरीवन, इतनी बात समझ में आई। अब आगे आ जाइए इस टेबल में। चलो तो मैंने क्या बोला, जब कैलेंडर बनाया गया होगा तब से मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है एवरीवन, तब से मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं। तो आप देखिए एवरीवन मेरे साथ में यहां पर 1 से लेकर 100, पहले 100 साल की मैं बात करता हूं, 1 to 100।
ठीक है एवरीवन। अब 1 to 100 की मैं बात करूं तो पहले 100 साल, अब 100 जो है लास्ट में वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? नहीं है। इसलिए देखो यहां पर क्या लिखा गया, नॉर्मल सेंचुरी। अब नॉर्मल सेंचुरी है इसलिए यहां पर कितने ऑड डेज आ रहे हैं हमारे पास में, 5 ऑड डेज आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आ जाइए। इसके बाद में एवरीवन आगे आ जाइए नेक्स्ट, इसके बाद में अब 100 के बाद में 101 to 200 की हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 100 ईयर्स की हम बात करें तो 200 भी 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या एवरीवन? नहीं है। नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल सेंचुरी मिलेगा। और नॉर्मल सेंचुरी में ऑड डेज कितने मिलेंगे, 5। बट यहां तो 3 लिखा है। अब ये आपको डाउट आ रहा होगा कि 3 कैसे आएगा। तो एक बात समझिए एवरीवन, पहले से मेरे पास 5 थे ना, और अभी 5 और मिल गए, तो 5 + 5 हो जाएंगे आपके 10। 5 के 5 + 5 हो जाएंगे 10। 10 - 7 करना होगा ना आपको। 10 - 7 करेंगे तो कितने आएंगे, 3। इसलिए देखो यहां पे लिखा है कि 200 ईयर्स में इफेक्टिव ऑड डे जो होता है हमारे पास में 3 होता है। ठीक है एवरीवन, देखो यहां लिखा है ना इफेक्टिव ओडी 3। तो 200 ईयर्स में आपके जो ऑड डेज होते हैं कंप्लीट, वो 3 ऑड डेज होते हैं। क्योंकि देखो 5 पहले से थे, 5 अबे मिले, 5 मिलके 10। 10 में से जो 7 डेज होंगे वो तो पूरे एक वीक में कन्वर्ट हो गए ना, तो रिमेनिंग कितने बचे, सिर्फ 3 बचे। चलो नेक्स्ट आगे आ जाइए। इसके बाद में 201 to 300, 201 से लेकर 300 की मैं बात करता हूं। अब जो 300 है वो भी आपका यहां पर कंप्लीटली 400 से डिविजिबल है क्या एवरीवन? नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब मुझे ये समझ में आया एवरीवन कि यहां पर भी मुझे 5 ऑड डे मिलेंगे, और पहले से मेरे पास कितने हैं, 3। तो 5 + 3 8 हो जाएगा ना, 5 + 3 8 हो जाएगा। 8 - 7 कितना आ जाएगा आपके पास में, 1। तो इफेक्टिव ऑड डे यहां पर कितने हो गए हमारे पास में एवरीवन, 1 हो गए। ठीक है, समझ में आ गए, बहुत बढ़िया से आप सभी को देख लीजिए। तो 300 ईयर्स में जो कंप्लीट इफेक्टिव ऑड डेज हमारे पास में होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास में, 1 होते हैं। ठीक है एवरीवन, अब इसके बाद देखो 300 के बाद में 301 to 400 की हम बात करते हैं, है ना। अब यहां पर देखो 400 जो लिखा है वो तो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गई, है ना। जो 400 है वो तो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गई। ठीक है एवरीवन, चलो तो यहां पर एक ये क्या हो गया आपका, लीप सेंचुरी हो गया। लीप सेंचुरी हो गया मतलब जो ऑड डेज आपको मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। और पहले से आपके पास में कितने हैं, 1। सो 6 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास में एवरीवन, 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 7। अब 7 तो पूरे वीक्स में कन्वर्ट हो गए ना। सो 7 मतलब आपके पास इफेक्टिव ऑड डे कितने आ गए, 0 आ गए। तो इस टेबल से देखिए मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता था कि 400 ईयर्स में कंप्लीट जो यहाँ पर डेज होते हैं वो पूरे वीक में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो पूरे वीक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इफेक्टिव ऑड डे जो हमारे पास रिमेनिंग बचता है 400 ईयर्स में, वो हो जाते हैं कंप्लीट 0। ठीक है एवरीवन, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आप सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी कि 400 ईयर्स में कंप्लीट जो ऑड डेज होते हैं वो 0 होते हैं। अब 400 की मैं आगे की बात करूं, 400 में मैं आगे की बात करूं तो भी फिर देखो इसी तरीके से चीजें होंगी। ये टेबल जो है वो रिपीट होते जाएगा। 400 के बाद मैं कहीं 500 ईयर्स की बात करूं तो ऑड डेज 5 हो जाएंगे। 600 ईयर्स में ऑड डेज 3 हो जाएंगे। 700 ईयर्स में ऑड डेज 1 हो जाएंगे। एंड 800 ईयर्स में ऑड डे कितने हो जाएंगे आपके, 0 हो जाएंगे। 800 के बाद वापस 900, 1000, 1100, 1200, ये सीरीज इसी तरीके से देखिए बहुत बढ़िया से आपकी चलते जाएगी आगे। अब जितना भी बेसिक आपने पढ़ा है इसके बेसिस पे हमको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल फटाफट से क्वेश्चंस में आगे चलते हैं मेरे साथ में, बहुत बढ़िया से आप लोग देखते जाइए एवरीवन। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहां पर रखे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ 1 जनवरी 2010 इज संडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 25 जनवरी 2010। तो आपको क्या करना है एवरीवन, पहला क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से बताता हूं। 1 जनवरी 2010 आपको गिवन है, क्या गिवन है एवरीवन, संडे। ठीक है, आपको बताना है 25 जनवरी 2010 का कौन सा डे होगा। अब आप देखिए एवरीवन, आपके पास जो टोटल डेज है 1 to 25 वो कितने हैं, 24 डेज है ना। 1 का गिवन है संडे, तो मैं 1 को काउंट नहीं करूंगा। 1 के बाद देखो 25 मतलब कितने हो गए, 24 डेज हो गए। ठीक है, अब 24 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा एवरीवन, 3 बचेगा। ठीक है,
तो ऑड डेज यहां पर जो आएंगे हमारे पास में, ऑड डेज जो आएंगे हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है एवरीवन, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, संडे प्लस 3 करना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका यहां पर सेकंड ऑप्शन वेडनेसडे। बिल्कुल 30 सेकंड्स भी आपको लगेंगे नहीं और फटाफट से आप देखो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इस ऑड डे से कंसेप्ट से। ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया सभी को सारी चीजें, क्योंकि आपको पता है ना कि 1 जनवरी को संडे है, तो 7 डेज बाद भी संडे होगा, 14 डेज बाद भी संडे होगा, 21 डेज बाद भी संडे होगा, बट आपको यहाँ पर 25th का बताना है, तो आपने डायरेक्टली यहां पर क्या किया, ऑड डेज का कंसेप्ट यूज किया और फटाफट से आंसर निकाल लिया। ठीक है एवरीवन, चलिए तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की कंप्लीट में आपको दूंगा 30 सेकंड्स का टाइम, फटाफट से सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए एवरीवन कि क्या आपका आंसर आ जाएगा। यस एवरीवन, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत बढ़िया से बना लिया होगा। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इफ 12 जुलाई 2019 इज सैटरडे। ठीक है एवरीवन, 12 जुलाई 2019 जो है वो आपका क्या है, सैटरडे है। विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 22 जुलाई 2019 आपको यहां पर बताना है। ठीक है एवरीवन, अब यहां पर देखिए 22 और 12 दो डेट आपको गिवन है, तो 12 टू 22 कितने डेज आपके यहां पर होंगे एवरीवन, इनके बीच में 10 डेज होंगे ना। सो 10 डेज है, 10 में से मुझे 7 डेज सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऑड डेज मेरे पास में कितने आ जाएंगे, 3 ऑड डेज आ जाएंगे। दैट मीन्स सैटरडे प्लस 3 आपको जाना पड़ेगा, सैटरडे प्लस 3 संडे मंडे देन ट्यूसडे, सो करेक्ट आंसर विल बी ट्यूसडे। करेक्ट आंसर आपका यहां पर आ जाएगा एवरीवन ट्यूसडे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलिए थर्ड सॉल्व कीजिए एवरीवन, कंप्लीट 30 सेकंड्स का टाइम मैं आपको यहां पर भी देने वाला हूं, सॉल्व कीजिए एवरीवन। ये तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था एवरीवन, ये तो बहुत जल्दी आपसे बन गया होगा। आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ 19 जून 2015 इज अ सैटरडे, सो 19 जून 2015 आपको गिवन है सैटरडे। ठीक है एवरीवन, ये सैटरडे आपको यहां पर गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर देखिए, विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 26 जून 2015, सो 26 जून 2015 आपको यहां पर बताना है। ठीक है एवरीवन, तो बिल्कुल यहां पर मेरे साथ में देखिए 19 टू 26, इसके मिडिल में कितने डेज आ रहे हैं, 7 डेज आ रहे हैं ना। अब 7 और 7 डेज मतलब क्या, 7 से आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑड डेज तो 0 आ गए, 0 आ गए, मतलब यहां पर क्या होगा, 19 जून 2015 को सैटरडे है, दैट मींस 26 जून 2015 को भी क्या होगा आपका, सैटरडे होगा, क्योंकि हर 7 डेज में आपके क्या होते हैं, डेज रिपीट होते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन सैटरडे। ठीक है एवरीवन, चलिए बिल्कुल आगे आ जाइए, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से चेक कीजिए एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कीजिए एवरीवन, इफ 2 जून 2018 इज अ सैटरडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 17 जून 2018, सॉल्व कर लीजिएगा।
डन एवरीवन। 2 जून 2018 इज सैटरडे, ये आपको यहां पर गिवन है, ठीक है। अब 17 जून 2018 आपको यहां पर फाइंड आउट करके बताना है। सो 2 to 17 कितने डेज हो जाएंगे एवरेज? 17 माइनस 2 दैट इज 15। सो 15 में से आप यहां पे 7 का मल्टीपल क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? 14। सो लास्ट ऑड डेज आपके पास जो है वो कितने हैं? 1, ठीक है एवरीवन। 1 ऑड डेज आपके पास रिमेनिंग बच रहे हैं, दैट मींस सैटरडे से आपको 1 डेज आगे जाना होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन, संडे, ठीक है एवरीवन। तो देखो सारे क्वेश्चन आई होप सभी से बहुत बढ़िया से बन रहे होंगे, क्योंकि एक बार बेसिक आपने सीख लिया तो चीजें फिर बहुत बढ़िया से बनने लग जाती हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है एवरीवन, सॉल्व कीजिएगा जल्दी से, सॉल्व करके बता दीजिए मुझे फिफ्थ में आपका आंसर क्या आ जाएगा। यस, डन एवरीवन। तो बिल्कुल चेक कर लेते हैं, देखिएगा यहां पर आपको क्या गिवन है। इफ 18 जुलाई 1998 इज मंडे, 1998 इज मंडे, ये आपका यहां पर मंडे गिवन है। विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 18 जुलाई 2002, ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है एवरीवन। अब यहां पर देखिए डेट तो सेम है बट ईयर्स आपके चेंज हो गए। तो एक बात समझिए एवरीवन, 18 जुलाई 1998 क्या है? आपका मंडे है, ठीक है एवरीवन। तो 18 जुलाई 1999 क्या होगा? आपका ट्यूसडे होगा ना। वन ऑड डे, एक सिंपल ईयर में क्या होगा? एक नॉर्मल ईयर में क्या होगा? आपका 1 ऑड डे होगा। तो 1 डे हम एक्स्ट्रा आगे आ जाएंगे। तो 18 जुलाई 1998 मंडे है, तो 18 जुलाई 1999 क्या होगा? ट्यूसडे हो जाएगा। नेक्स्ट 18 जुलाई 2000, ये क्या हो जाएगा आपका एवरीवन? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे नहीं होगा, वेडनेसडे नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? थर्सडे हो जाएगा। क्यों थर्सडे हो जाएगा एवरीवन? अब 2000 तो आपका लीप ईयर है ना, 29 फेब भी आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 एक्स्ट्रा डे आ जाएंगे। तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद डायरेक्टली मैंने क्या लिख लिया? थर्सडे लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 18 जुलाई 2001, ये क्या होगा आपका? थर्सडे के बाद में यहां हो जाएगा आपका नेक्स्ट इज फ्राइडे। एंड 18 जुलाई 2002 ये हो जाएगा आपका एवरीवन सैटरडे, ये हो जाएगा आपका एवरीवन सैटरडे। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, सैटरडे। बट अभी जो जैसे मैंने यहां पर सॉल्व किया एवरीवन, ऐसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे लेंदी मेथड यूज नहीं करना, आप शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हो। आप ये देख सकते हो ना, 1998 से 2002 कितने ईयर्स हो गए आपके? 5 ईयर्स हो गए, ठीक है एवरीवन। इस 5 ईयर्स में देखिएगा, इस 5 ईयर्स में एक आपका लीप ईयर है, एक लीप ईयर है ना, टोटल 5 ईयर्स आपके हो रहे हैं। 5 ईयर्स में एक लीप ईयर है और रिमेनिंग जो 4 आपके क्या है? नॉर्मल ईयर है। एक लीप ईयर मतलब 2 ऑड डे आ जाएंगे, और 4 नॉर्मल ईयर मतलब क्या आ जाएंगे? 4 ऑड डे आ जाएंगे, ठीक है एवरीवन। इसका मतलब क्या समझ में आया? टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 6। तो मंडे से 6 डेज आगे चले जाइए, मंडे से 6 डेज डायरेक्टली आगे चले जाइए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना एवरीवन। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर आ जाएगा सैटरडे, ठीक है एवरीवन। समझ में आ गई सबको यहां पर सारी चीजें? यहां पर भी देख लीजिए, ये आपका क्या हुआ था? +1 +2 +1 +2 +1 +1, ठीक है एवरीवन। तो यहां पर हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की ना एवरीवन? कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ हमारा? 5 ईयर्स नहीं हो रहे हैं क्या? एक मिनट, 1998 से 2002 तो आपके 4 ईयर्स होंगे। एक मिनट, ये हमने यहां पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया एवरीवन, इसे करेक्ट कर लेते हैं। ये तो 4 ईयर्स ही होंगे ना, कंप्लीट 4 ईयर्स होंगे। 4 ईयर्स होंगे, एक लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर 3,
तो एक लीप ईयर के 2 ऑड डे, 3 नॉर्मल के 3 ऑड डेज, तो 3 + 2 हो जाएंगे 5। सो मंडे + 5 इज सैटरडे। तो अब आ जाएगा देखो आपका करेक्ट आंसर सैटरडे। ठीक है एवरीवन, अब बिल्कुल बढ़िया से हो गया आपका करेक्ट आंसर सैटरडे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा शॉर्ट मेथड ही आपको यहां पर यूज करना है हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं एवरीवन, इसके बाद में बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लीजिए एवरीवन बिल्कुल बढ़िया से। यहां पर भी देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको 25 जनवरी 2006 आपको गिवन है थर्सडे। ये आपको गिवन है थर्सडे, विच वुड बी द डे ऑफ द वीक ऑन 25 जनवरी 2016। तो टोटल कितने हो गए आपके पास में एवरीवन? 10 ईयर्स हो गए, टोटल 10 ईयर्स हो गए। अब 10 ईयर्स में देखिए ऑड डेज को ऑड डेज कितने आएंगे, क्योंकि लीप ईयर भी है ना। लीप ईयर देखते हैं पहले कितने हैं, फिर नॉर्मल ईयर भी देख लेंगे एवरीवन। तो इस 10 साल में देखो लीप ईयर कौन कौन से आएंगे, 2008, 2012 एंड 2016 तो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर 29 फेब तो आ नहीं रहा। देखो 29 फरवरी नहीं आ रहा है वहां पर, तो 2016 को फिर हम यहाँ पे लीप ईयर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है एवरीवन, तो 2008 एंड 2012 2 लीप ईयर लेने, दो लीप ईयर के 4 ऑड डेज हो जाएंगे और रिमेनिंग 8 नॉर्मल ईयर के 8 ऑड डे हो जाएंगे। तो 4 + 8 हो गए आपका कितना, 12। तो 12 ऑड डेज हैं, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितने आ जाएंगे आपके पास में एवरीवन, 3 to 5। तो 5 आपका फाइनल आंसर आया। तो आप क्या कर सकते हो, थर्सडे + 5 कर सकते हो। थर्सडे + 5 तो क्या होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, ट्यूसडे। ठीक है एवरीवन, तो बिल्कुल देख लीजिए करेक्ट आंसर आ गया आपका बहुत बढ़िया से, ट्यूसडे। तो इसी तरीके से शॉर्ट में भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी एवरीवन। बिल्कुल आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ 13 Feb 2006 is Sunday, which would be the day of the week on 13 Feb 2016। तो यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है एवरीवन, यहां पर भी तो आपको 10 इयर्स दिख रहे हैं ना, कंप्लीट 10 इयर्स दिख रहे हैं। यहां पर भी ऑड डेज कौन कौन से होंगे, लीप ईयर देखते हैं पहले कितने हैं और नॉर्मल ईयर देख लेते हैं कितने हैं। तो 2008 एंड 2012 दो आपके देखो यहां पे लीप ईयर होंगे, 2 लीप ईयर होंगे आपके, तो 4 ऑड डेज और 8 नॉर्मल के 8 ऑड डेज आ जाएंगे। 2016 को देखो यहां पर भी लीप ईयर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि आपका 29 फेब तो आ नहीं रहा वहां पर। तो 4 + 8 हो गया 12, 12 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट फाइनल आपके पास ऑड डे जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं। ठीक है एवरीवन, सो संडे + 5, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका यहां पर फ्राइडे। ठीक है एवरीवन, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा आपका यहां पर फ्राइडे करेक्ट आंसर। चलिए तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आप सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। अब लास्ट देखो एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूं एवरीवन कि कभी यहां पर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि कोई भी कैलेंडर रिपीट कब होगा। ठीक है, लाइक मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुझे बताइए कि 2016 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होने वाला है। रिपीट होने वाला मतलब 2016 का जो कैलेंडर है वो सेम कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा। तो यहां पर देखिए कुछ छोटे छोटे रूल्स है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं एवरीवन। 2016 एक लीप ईयर है आपका, 2016 आपका यहां पर क्या है एवरीवन, लीप ईयर है। तो लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो हमेशा 28 ईयर्स बाद रिपीट होता है। 2016 में +28 करेंगे तो 28 ईयर्स बाद जो आपका ईयर आएगा उसका कैलेंडर और 2016 का कैलेंडर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब कहीं लीप ईयर के जस्ट बाद वाले ईयर का आपको देखना हो, कहीं 2017 का देखना है कि 2017 का कैलेंडर जो है वो कब रिपीट होगा। तो ये तो आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है ना, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहां पर +6 ईयर्स कर देना है। जैसे लीप ईयर में आपने +28 ईयर्स किया था ना एवरीवन, तो यहां पर क्या करना है, +6 ईयर्स करना है। कब, जब जो ईयर है वो जस्ट लीप ईयर के बाद वाला ईयर है। ठीक है एवरीवन, और 2018 एंड 2019 का कहीं आपको फाइंड आउट करना हो, मतलब लीप ईयर के जस्ट बाद वाले में तो +6 करेंगे, बट सेकेंड एंड थर्ड में आप यहां पर क्या करेंगे, +11 ईयर्स करेंगे। ठीक है एवरीवन, ये समझ में आई बात आपको जो मैंने बताई। यहां पर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन में पूछ लिया जाए
कि इन विच ईयर द कैलेंडर विल रिपीट। तो समझ लीजिए आपसे 2016 का पूछा था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 28 ईयर्स करना पड़ेगा, क्योंकि लीप ईयर का कैलेंडर तो लीप ईयर में रिपीट होगा ना एवरीवन। तो 28 ईयर्स करना पड़ेगा 2016 में। अब लीप ईयर का जस्ट बाद वाला जो ईयर होगा इसमें आपको क्या करना होगा, +6 करना होगा हमेशा। देन सेकेंड एंड थर्ड जो बाद में आएंगे यहां पर, ठीक है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, +11 ईयर्स करना पड़ेगा। तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। अब देखो 2019 के बाद में फिर आपका क्या आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा, है ना, लीप ईयर आ जाएगा। तो यही रूल्स फिर देखो आगे इसी तरीके से आपके चलते रहेंगे। समझ लो आपसे पूछ लिया गया कि बताइए 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है, तो डायरेक्टली आप यहां पर क्या करेंगे एवरीवन, 28 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2032। दैट मींस 2004 का कैलेंडर एंड 2032 का कैलेंडर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है एवरीवन। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये तो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर है, तो +6 यहां पर कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा 2011। दैट मींस 2005 एंड 2011 का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। अब आपसे यहां पे 2006 का पूछ लिया जाए तो आप यहां पर क्या करेंगे एवरीवन, +11 ईयर्स कर देंगे, तो 2006 +11 ईयर्स, तो 6 से यहां पर होगा 16, मतलब 2017। ठीक है एवरीवन। तो 2006 एंड 2017 का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब 2007 का पूछ लिया जाए, 2007 का पूछ लिया जाए तो यहां भी आप क्या करोगे, +11 करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहां पर एवरीवन, 2018। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी ईयर का आप निकाल सकते हैं कि वो कब रिपीट होने वाला है उसका कैलेंडर। तो आई होप यहां तक सारी चीजें आप सभी को बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी एवरीवन। कैलेंडर में जितने भी डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और ये सारे कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाए हैं वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा एवरीवन। अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक। चलिए एवरीवन, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद में हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज काउंटिंग ऑफ फिगर। अब काउंटिंग ऑफ फिगर्स में देखिए डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स आपके सामने आ सकते हैं जिसे आपको काउंट करना होगा, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से। देखिए स्क्वायर मीन्स तो आप सभी जानते हैं, एक क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो चलिए, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से स्टार्ट करते हैं एवरीवन। यहां पर देखिए 3 फिगर आपके सामने हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब तीनों फिगर में मुझे काउंट करना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हैं वो कितने आएंगे। तो चलिए मैं कंप्लीट 1 मिनट का टाइम आपको देता हूँ, तीनों फिगर में आपको फटाफट से स्क्वायर्स काउंट करने हैं। एक बार आप लोग काउंट कर लीजिए ताकि मैं जब आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं तो फिर चीजें बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। यस एवरीवन, चलिए कंप्लीट 1 मिनट का टाइम आपके पास में है, फटाफट से देखते जाइए, बनाते जाइए, काउंट करते जाइए। देखिए पहला फिगर तो बहुत आसान है, पहले फिगर में तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट फिगर में यहां पर सिर्फ एक स्क्वायर आपके पास में है, सिर्फ एक स्क्वायर आपके पास में है। सेकेंड एंड थर्ड फिगर में भी आपको बहुत बढ़िया से यहां काउंट करना है और फटाफट से मुझे बताना है। चलिए तो काउंट करना स्टार्ट करें एवरीवन। आई होप सभी लोग ने बहुत बढ़िया से काउंट कर लिया होगा। देखिए पहले फिगर में तो सिर्फ एक स्क्वायर है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकेंड फिगर की बात करें तो यहां पर देखिए 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास छोटे स्क्वायर आ गए और ये चारों को मिला के एक बड़ा स्क्वायर बन जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो सेकंड फिगर है इसमें टोटल जो हमारे पास स्क्वायर आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। चलिए अब थर्ड फिगर में आ जाते हैं एवरीवन। थर्ड फिगर में देखिए एक बार सबसे छोटे स्क्वायर्स में काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए हमारे पास में यहां पर सबसे छोटे स्क्वायर। ठीक है एवरीवन, चलिए इसके बाद में देखिएगा 9 तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, यहां पर 9 लिख लिया मैंने।
अब 9 के बाद में देखो इससे छोटे स्क्वायर कौन से बनेंगे, तो आप यहां पर मेरे साथ में देखते जाइए। 1 2 और 4 5 को एक बार मिला दें हम तो एक स्क्वायर बन जाएगा। 2 3 5 6 को मिला दें तो दूसरा स्क्वायर बन जाएगा। 4 5 7 8 को मिला दें तो तीसरा बनेगा। 5 6 8 9 को मिला दें तो चौथा बन जाएगा। मतलब 4 स्क्वायर ऐसे बन जाएंगे। तो 9 + 4 लिख सकता हूं। ये 4 कैसे आया समझ में आया ना सभी को? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जो सबसे छोटे स्क्वायर हैं 1 2 4 एंड 5, इन चार को मैं एक साथ मिला दूं तो एक बड़ा स्क्वायर बनेगा। 2 3 5 6 को मिला दे तो एक बन जाएगा। 4 5 7 8 को मिला दिया जाए तो एक बन जाएगा। 5 6 एंड 8 9 को मिला दिया जाए तो एक बन जाएगा। तो 4 बन गए। और जितने भी छोटे छोटे हैं यहाँ पे स्क्वायर सभी को मिला दिया जाए तो एक बड़ा स्क्वायर बन जाएगा। मतलब टोटल यहाँ पर देखिए 9 + 4 13, 13 + 1 is 14। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपका 14 आ जाएगा। ठीक है एवरीवन। तो इसका मतलब देखो मैं क्या बोल सकता हूं कि पहले जो है, पहला जो फिगर है इसमें एक स्क्वायर है, दूसरे में 5 है और तीसरे में कितने हैं? 14 है। अब अभी आप देखिए, अभी तो मैंने इसको मैन्युअली काउंट किया। अब मैंने आपको देखो मैन्युअली सिखा दिया, इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं, क्योंकि दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। आपको मैन्युअली काउंट करना भी आना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम इजिली काउंट कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि पहले में देखो सिर्फ 1 है, दूसरे फिगर में 4 + 1 है, तीसरे फिगर में 9 + 4 + 1 है। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, इस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जो 4 + 1 है इसे मैं यहां पर 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? तो भी तो फिर आपका 5 आएगा ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। 9 + 4 + 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? 9 हो सकता है 3 स्क्वायर, 4 हो सकता है 2 स्क्वायर और 1 हो सकता है 1 स्क्वायर हो सकता है आपका 1। तो 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 14। ऐसा आ जाएगा एवरीवन, बिल्कुल बढ़िया से। मतलब आपको ये क्या समझ में आ गया कि आप ये शॉर्ट ट्रिक यहां पर यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करना है एक बार यहां पे सुन लीजिए। पहले फिगर में देखो एक ही स्क्वायर था, चाहे आपका वहां कॉलम की बात करें या रो की बात करें, एक ही स्क्वायर था तो डायरेक्टली 1 स्क्वायर कर दिया। अब सेकंड फिगर में देखो टोटल कॉलम्स आपके पास कितने हैं? 2। और टोटल रो आपके पास में कितने हैं? 2। इसलिए देखो हमने क्या किया, वहां से 2 स्क्वायर से स्टार्ट किया। 2 स्क्वायर से लेकर कहां तक चले गए हम? 1 स्क्वायर तक चले गए। तो 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर हो गया। अब थर्ड फिगर की बात करें तो थर्ड फिगर में आपको क्या दिख रहा है? कॉलम आपके पास 3 है, रो आपके पास 3 है। तो आपको क्या करना है? 3 स्क्वायर से स्टार्ट करना है। कहां तक आप जाएंगे ऐड करते हुए? 1 स्क्वायर तक। सो 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 14। तो आपको शॉर्ट ट्रिक क्या समझ में आया एवरीवन? शॉर्ट ट्रिक आपको यहां पर क्या सीखने के लिए मिला कि कभी भी आपको एक फिगर में स्क्वायर काउंट करना हो, ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं एक बड़े स्क्वायर में यहां पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ यहां पर कॉलम्स एंड रो में स्क्वायर को डिवाइड कर दिया जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यहां पर जो कॉलम और रो है वो इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, इक्वल होंगे तभी तो ये रूल अप्लाई होगा ना। तो आपको देखना है कि रो और कॉलम यहां पर इक्वल है कि नहीं। अब इक्वल है तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स और रो यहां पर कितने हैं, वहां का स्क्वायर करते हुए स्टार्ट करेंगे। कहां तक हम आ जाएंगे? 1 स्क्वायर तक। ठीक है, जैसे थर्ड फिगर में आपको मैं और बताता हूं। ठीक है, इसमें देखिएगा एवरीवन, इसमें देखिए कॉलम और रो आपको इक्वल दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल इक्वल दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 4। 4 रो है, 4 कॉलम है। मतलब देखो मुझे यहां पे स्क्वायर काउंट करना है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले लिख दूंगा 4 स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर, देन +2 स्क्वायर +1 स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर आपका देखो क्या आएगा? 16 + 9 + 4 + 1। ठीक है एवरीवन, 16 + 9 is 25, 25 + 4 29, 29 + 1 is 30। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर आ जाएगा एवरीवन 30। कितने आसानी से देखो हमने निकाल लिया फटाफट से, हमको शॉर्ट ट्रिक पता थी तो। अब यहां पर एक चीज और समझिए एवरीवन कि ये जो 4 स्क्वायर लिखा है इसका मतलब क्या है, 3 स्क्वायर जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है, 2 स्क्वायर जो लिखा है उसका मतलब क्या है, 1 स्क्वायर जो लिखा है उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये समझ लीजिए। 4 स्क्वायर मतलब 16, तो 16 इसका मतलब 16 यहां पर सबसे छोटे स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसा होगा एवरीवन। ठीक है, 4 स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर उससे छोटे स्क्वायर, प्लस 2 स्क्वायर उससे और छोटे स्क्वायर, और 1 स्क्वायर मतलब सबसे बड़ा वाला स्क्वायर। तो टोटल कितने आ जाएंगे एवरीवन आपके पास में? 30 आ जाएंगे। अब एक बात समझिए, यहां पर आपने क्या सीखा कि आपको स्क्वायर करना है ना, सबसे बड़े वहां पर जो भी कॉलम और स्क्वायर है वहां से स्टार्ट करेंगे और 1 स्क्वायर तक हम ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। बट एक बात समझिएगा, मैंने यहां पर जो ऊपर लिखा है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर का मतलब क्या है एवरीवन? 4 स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यही तो हमने किया ना। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि जब यहां पर कॉलम और रो इक्वल नहीं होंगे तो फिर आपको ऐसे ही करना होगा। अभी यहां पर देखिए कॉलम भी इक्वल थे, रो भी आपके इक्वल थे, तो सबसे ज्यादा कॉलम रो कितने थे? 4 थे। तो हमने क्या किया? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 4 कॉलम मल्टीप्लाइड बाय 4 रो। देन उससे कम हुआ 3 कॉलम मल्टीप्लाइड बाय 3 रो। अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि रो और कॉलम आपके यहां पर इक्वल थे। बट जब इक्वल नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल मेरे साथ में यहां पर आगे आ जाइए, देखते हैं एक बार। देखिए अब यहां पर आप देखो कॉलम आपके पास में कितने? 3 कॉलम आपको यहां पर दिख रहे हैं एवरीवन, 3। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। रो की हम बात करें तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। अब यहां तो देखिए कॉलम और रो तो आपके इक्वल नहीं है। अब आपको क्या करना है? जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम है और जो हाईएस्ट नंबर रो है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब 1 1 सब्ट्रैक्ट करते जाइए। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 के बाद आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। जैसे ही 1 आ जाए तो यहां पर आप रुक जाइए, इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है एवरीवन। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना है? 12। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपके पास 6 है, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना है आपके पास में? 2 है। तो 12 प्लस 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका? 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 इज 20। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास में 20, ठीक है एवरीवन। समझ में आ गया सभी को? तो कॉलम और रो इक्वल नहीं है, तो इस तरीके से आपको बहुत बढ़िया से सॉल्व करना है। जब इक्वल है तो डायरेक्टली आप स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है एवरीवन। चलिए, तो ये हो गया बिल्कुल बढ़िया से आपका यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट। आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल हम यहाँ पर कैसे काउंट करेंगे। चलिए आगे आ जाइए एवरीवन। अब देखो एक डाउट यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्क्वायर मैंने क्या बताया था? एक क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड्स एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और यहां पर रेक्टेंगल में क्या होगा? एक क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड्स, इतना ही होगा ना, ठीक है एवरीवन। अब यहां पर देखिए, जो स्क्वायर है उसे मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। जो स्क्वायर है उसे मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूं, बट जो रेक्टेंगल है उसे मैं स्क्वायर नहीं बोल सकता हूं, ठीक है एवरीवन। ध्यान से सुना आपने, मैंने क्या बोला? जो स्क्वायर्स हैं उन सारे स्क्वायर्स को मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूं, ठीक है। बट रेक्टेंगल को मैं स्क्वायर नहीं बोल सकता, क्योंकि स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स आपके इक्वल होते हैं, ठीक है एवरीवन। मतलब अभी जो आपने इससे पहले स्क्वायर काउंट करना सीखा, जितने स्क्वायर हमने यहां पर काउंट किया वो सारे स्क्वायर आपके क्या है? रेक्टेंगल भी हैं। अब यहां पर देखिए आपके फिगर आपके सामने है 3। फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर हो गया, और ये थर्ड फिगर हो गया। अभी तीनों में आपको आपको क्या करना है? रेक्टेंगल काउंट करना है। अब जितने स्क्वायर थे उतने तो रेक्टेंगल होंगे ही, एडिशनल और कितने रेक्टेंगल आपके बन रहे हैं ये आपको यहां पर काउंट करना है। चलिए बिल्कुल काउंट कीजिए एवरीवन, बता दीजिए मुझे। कंप्लीट 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं। काउंट कर लीजिए सभी लोग एवरीवन। चलिए एक बार मैनुअली काउंट करते हैं एवरीवन, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा यहाँ पर।
पहले फिगर की बात करें तो यहाँ तो एक ही रेक्टेंगल आने वाला है, एक ही स्क्वायर है, वही आपका रेक्टेंगल भी है। अब दूसरे फिगर में बात करो तो यहाँ पर देखो स्क्वायर कितने आए थे, 5 आए थे। स्क्वायर कैसे 5 आए थे, देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। 1 2 3 4, ये 4 और सबको मिला के एक बड़ा 5, तो 5 यहाँ पे स्क्वायर मुझे मिल गए थे। स्क्वायर और रेक्टेंगल फिर मतलब यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। जितने स्क्वायर है वो सारे रेक्टेंगल तो हो ही जाएंगे ना, जितने स्क्वायर है वो तो रेक्टेंगल आपके हो ही जाएंगे। अब इसके एडिशनल कितने रेक्टेंगल यहाँ पर बन रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे साथ में देखिए एवरीवन, ये 1 और 2 जो लिखा है ना, 1 और 2 वाले फिगर को मर्ज कर दीजिए साथ में, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। 3 और 4 जो है इनको मर्ज कर दीजिए तो एक रेक्टेंगल आपका बन जाएगा। 1 और 3 को मर्ज कर दीजिए तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। 2 और 4 को मर्ज कर दीजिए तो एक रेक्टेंगल और बन जाएगा, मतलब 4 और बन जाएंगे। तो 5 + 4 कितना आ गया आपके पास में, 9 आ गया। अब देखो ये तो छोटा फिगर था तो हमने बहुत बढ़िया से काउंट कर लिया, बट यहाँ पर देखो थर्ड फिगर तो काफी बड़ा फिगर है। अब इसे काउंट करने में थोड़ी यहाँ पर अब हमारे सामने दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ही शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ में देखते जाइए एवरन, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, फिर आगे मैं आपको लेकर चलूंगा। एक फिगर मैं आपको सामने यहाँ पर बनाकर दे रहा हूं, यहां देखिएगा। चलिए इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए, मुझे रेक्टेंगल काउंट करके बताइए, है ना, मैनुअली रेक्टेंगल काउंट कीजिए, फिर यहां से हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी सीख लेंगे। पहले बिल्कुल मैनुअली हम यहां पर काउंट करते हैं, तो काउंट करें, देखो यहां पर 1 2 3 4, ठीक है एवरीवन, 1 2 3 4। तो 4 तो आपको यहां पे डायरेक्टली मिल गए, ये 4 लिख लेता हूं मैं, 4 आपको डायरेक्टली मिल गए। 4 के बाद में देखिएगा 1 और 2 को मिलाएंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा, 2 3 को मिलाएंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा, 3 4 को मिलाएंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा, मतलब 3 और बन गए आपके पास में, ठीक है। अब देखो 1 2 3 जो लिखा है, 1 2 3 तीनों को मिला दीजिए तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। 2 3 4 जो लिखा है, 2 3 4 तीनों को मिला दीजिए तो एक रेक्टेंगल और बन जाएगा, मतलब 2 यहां पर और हो गए। और एक 1 2 3 4 सबको मिला दीजिए तो यहां पर एक सबसे बड़ा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो टोटल यहां पर क्या हुआ, देखो 4 + 3 + 2 + 1, 4 + 3 7, 7 + 2 is 9, 9 + 1 is 10। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर आ जाएगा एवरीवन 10, ठीक है। करेक्ट आंसर जो आपका यहां पर आएगा वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सबको समझ में आ गया एवरीवन। अब एक छोटा सा आपको यहां पर चीज क्या समझ में आ रहा है, मेरे साथ में देखिएगा। आपने यहां पर क्या किया, 4 + 3 + 2 + 1 तो किया ना, और यहां पर देखिए जो आपने फिगर बनाया है, ये जो कॉलम आपने बनाया है, इसमें भी आपने क्या किया, 1 2 3 4 लिखा। आप 1 + 2 + 3 + 4 कर देते तो भी तो आपका आंसर 10 ही आ जाता ना। मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या समझ में आई, एक कॉलम या एक रो को आप जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसमें जो भी नंबर्स आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, जब तक वहां पर होगा जितने पार्ट्स होंगे उतने नंबर लिखेंगे, उन सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए तो उतने टोटल यहाँ पर क्या आ जाएंगे, आपके रेक्टेंगल आ जाएंगे, ठीक है। अब इस ट्रिक को देखो यहाँ पर मैं फिगर में कैसे अप्लाई करूंगा, मेरे साथ में यहाँ पर देखिए एवरीवन। जैसे सेकंड फिगर में 9 आया था, अब 9 शॉर्ट ट्रिक से कैसे लेकर आ सकते हैं मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ में देखिए। मैं कॉलम की बात करूं तो पहला कॉलम देखो 1 और 2, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3। अब देखो पहले कॉलम में 3 है, ठीक है, और एक पहले रो की मैं बात करता हूं 1, और यहां लिख दिया मैंने 2, तो पहले रो की मैं बात करूं तो पहले रो में 1 + 2 कितना हुआ, 3 हुआ। तो पहले कॉलम में 3 है तो दूसरे कॉलम में भी तो 3 होगा ना, पहले रो में 3 है तो दूसरे रो में भी तो 3 होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम कर सकते हैं, 3 × 3, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, समझ में आया आपको, क्योंकि देखो पहले रो में आपके 3 रेक्टेंगल आ रहे हैं तो दूसरे रो में भी तो 3 ही आएंगे ना। अब यहां पर देखो पहले रो में 3 आ रहे हैं तो दूसरे रो में भी तो आपके कितने आएंगे, 3 ही तो आएंगे, इसलिए डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 3 × 3 कर दिया, आंसर कितना आ गया हमारे पास में, 9। अब थर्ड फिगर में देखो यहां पर एवरीवन 1 2 3, मतलब पहले कॉलम में देखो 3 + 2 5, 5 + 1 6, ये 6 हो गया। और रो की बात करें तो 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना होगा, 6, तो 6 × 6 इस यहां पर आ जाएगा आपका 36, ठीक है एवरीवन, आ जाएगा आपका यहां पर आंसर 36। समझ में आ गया एवरीवन, बहुत बढ़िया से आप सभी को, कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम यहां पर चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक नेक्स्ट फिगर में और देखते हैं एवरीवन। अब इस फिगर में देखो कॉलम में आपको कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, तो ऐड कर दीजिए 1 + 2 3, 3 + 3 6,
6 + 4 10। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कॉलम में आपको यहां पर कितने मिल गए 10, और रो की बात करें तो 1 2 3 4, यहां पर रो में भी कितने मिल रहे हैं 10 मिल रहे हैं। तो आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, टोटल रेक्टेंगल हमारे पास कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। अब आप खुद सोचिए यहां पर मैन्युअली काउंट करने जाएंगे तो कितनी दिक्कत होगी, कितनी प्रॉब्लम होगी, पूरे 100 तो आप यहां पर काउंट नहीं कर पाएंगे ना। तो डायरेक्टली बट ऐसे आप काउंट करने जाएं तो बहुत आसानी से आप यहां पर काउंट कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अभी तक देखो जो मैंने रेक्टेंगल काउंट किया वो कब किया, जब रो और कॉलम आपके यहां पर इक्वल थे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं जब इक्वल नहीं होगा तो आप काउंट कैसे करेंगे। देखो मेथड पूरा सेम है, मेथड पूरा सेम है एवरीवन। एक बार कॉलम का यहां पर काउंट कीजिए 1 2 3 4, और रो का देखिए 1 2 3। ठीक है, तो कॉलम में देखो क्या आ रहा है 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो 10 हो गया। और रो में देखो यहां पर 1 + 2 3, 3 + 3 is 6, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना आ जाएगा आपका यहां पर 60 आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, कितना आ जाएगा 60। तो यहां पर आंसर आ गया आपका 60। मतलब सिंपल सी बात है, आपको रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम करना है, चाहे वो इक्वल हो या ना हो। देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया से हमने यहाँ पर काउंट कर लिया, पूरा स्क्वायर काउंट करना भी सीख लिया और रेक्टेंगल काउंट करना भी हमने सीख लिया। देखो मैनुअली तो हमको आ ही गया, साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक भी हमको आ गई। ठीक है एवरीवन, तो बिना यहाँ पर समय गवाए हम आगे चलते हैं, बिल्कुल बढ़िया से देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। अब काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। मैं आपको देता हूं कंप्लीट 30 सेकेंड्स का टाइम, एक बार ये तीनों फिगर का यहाँ पर काउंट करके मुझे बता दीजिए कि पहले फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, दूसरे में कितने हैं और तीसरे में कितने हैं। चलिए एवरीवन बिल्कुल फटाफट से देखिए, बताइएगा। डन एवरीवन, हो गया सभी का। तो पहले फिगर में देखिए एवरीवन, फर्स्ट फिगर में देखिएगा, यहां तो एक ही ट्रायंगल आपको दिख रहा है। सेकंड फिगर में देखिए 1 2 और एक सबसे बड़ा, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है एवरीवन, तो आप देखो 3 हो जाएंगे तो ये 1 और 2 को ऐड करूंगा, 1 + 2, तो भी तो 3 आपके पास आ रहे हैं ना। जैसे आप रेक्टेंगल में जो ट्रिक यूज कर रहे थे वो यहां भी तो अप्लाई हो रही है। देखिए थर्ड फिगर में देखो 1 2 3, तो सबसे छोटे आपके पास 3 रेक्टेंगल हो गए। 1 2 को मिलाइए तो एक बन जाएगा, 2 3 को मिलाइए तो एक बन जाएगा, तो 2 यहां पर और बन जाएंगे और एक सबसे बड़ा, तो टोटल कितने हो गए आपके पास में एवरीवन, 6 हो गए। ठीक है, तो आप यहां पर भी वही ट्रिक यूज कर सकते हैं जो आप यहां रेक्टेंगल में कर रहे थे एवरीवन। एक बड़े ट्रायंगल को कहीं एक यहां पर कॉर्नर से आप इसको डिवाइड करते हो अलग अलग फिगर, अलग अलग ट्रायंगल्स में, तो आपको क्या करना है, यहां पर नंबर्स लिखने हैं 1 2 3 4 5, जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है उसमें जितने नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स आपको यहां पर ऐड कर देने हैं। ठीक है, जैसे आप थर्ड फिगर में देखो 3 पार्ट में डिवाइडेड था 1 2 3, तो मैंने तीनों ऐड कर दिया 1 + 2 + 3। ठीक है एवरीवन, अब इसी तरीके से नेक्स्ट फिगर में देखो, यहां पर 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ जाएगा, डायरेक्टली आपका यहां पर आंसर 10। तो यहां पर मतलब 10 ट्रायंगल्स आपके पास में है। सेकंड में देखो 1 2 3 4 5, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 is 15। तो यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा एवरीवन, 15 आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल चीजें यहां पर समझ में आ गई। कभी भी एक ट्रायंगल को एक कॉर्नर से यहां पर लाइन लेकर आके अपोजिट साइड में यहां पर मिला दिया जाए और अलग अलग पार्ट में ट्रायंगल डिवाइड कर दिया जाए, तो आपको इसी तरीके से हमेशा ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आगे चलते हैं एवरीवन, बनाते हैं इसके बाद में नेक्स्ट फिगर। देखिए चलो नेक्स्ट फिगर में देखिए एवरीवन, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट फिगर में फटाफट से काउंट कर लीजिए एवरीवन, देख लीजिए फटाफट से यहां पर क्या दिख रहा है आपको। पहले फिगर में तो दिख रहा है कि आपको एक ही ट्रायंगल आने वाला है, एक ही ट्रायंगल आएगा।
अब सेकंड फिगर में देखिए, सेकंड में क्या दिख रहा है, एक ऊपर वाला ट्रायंगल हुआ, एक दूसरा ट्रायंगल हुआ। थर्ड फिगर में देखो क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट ऊपर ट्रायंगल हुआ, एक दूसरा नीचे वाला ट्रायंगल हुआ, एक ये तीसरा हुआ। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है एवरीवन, कि जितने यहां पर बेस होंगे, है ना, उतने ही ट्रायंगल आपके यहां पर बनेंगे। मतलब मैं ये बोल सकता हूं, जब ट्रायंगल को एक कॉर्नर से ना डिवाइड किया जाए, एक साइड की साइड से अलग साइड में डिवाइड कर दिया जाए, तो जितने बेस बनेंगे उतने यहां पे ट्रायंगल आपके हो जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं ना। जैसे यहां पर आगे देखिए, यहां कितने बेस आपको दिख रहे हैं, देखो चेक करो, 1 2 3 4, मतलब यहां पे टोटल ट्रायंगल भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। नेक्स्ट फिगर में देखो 1 2 3 4 5, मतलब यहां पर आपके ट्रायंगल भी कितने आएंगे, 5 आएंगे। ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सी चीज है। अब देखो मैंने दो टाइप यहाँ पे सीख लिए, अब दोनों टाइपों को मैं मर्ज कर दूं तो यहाँ पर देखो फिर क्या होगा, एक बार समझते हैं। दोनों टाइप को एक बार यहाँ पर मर्ज कर दें तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कॉर्नर से भी डिवाइड किया है, बीच में साइड से भी डिवाइड किया है। ठीक है एवरीवन, तो कॉर्नर से जो यहाँ पर आ रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 2, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। ठीक है एवरीवन, अब देखो यहाँ पर जो बेस है वो कितने हैं, 2 है। मतलब पहले बेस में 3 होंगे तो दूसरे बेस में भी तो 3 होंगे ना, तो डायरेक्टली यहां पर क्या कर सकते हो आप, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 6। समझ में आया एवरीवन, एक बेस में 3 है तो दो बेस में कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है एवरीवन, जैसे यहां पर देखो 1 और 2 लिख दिया मैंने, तो यहां पर कितना हुआ, 3 हुआ एक बेस में, बट टोटल बेस कितने हैं, 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास में, 9 आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, ये भी चीजें बहुत बढ़िया से क्लियर हो गई आपको। आगे चलिए, इसमें इस फिगर में देखिए, अब यहां पर देखिएगा कि सबसे नीचे वाले बेस की हम बात करें तो कितने ट्रायंगल आएंगे, 1 2 3, है ना, 1 + 2 + 3 कितने हो गए, 6 हो गए ना। अब यहां पर 6 हो गए तो टोटल बेस कितने हैं, 1 2 3, 3 बेस हैं। तो पहले बेस में यहां पर 6 है तो दूसरे में भी 6 होंगे, तीसरे में भी 6 होंगे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका यहां पर बहुत बढ़िया से 18। ठीक है एवरीवन, समझ में आ गई सारी चीजें आप सभी को बहुत बढ़िया से। चलिए आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में नेक्स्ट एवरीवन। नेक्स्ट यहां पर देखिए, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में एक डिफरेंट फिगर मैंने यहां पर दिया है। अब यहां पर देखिए, डिवाइड तो हुआ है ट्रायंगल, बट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, जो कॉर्नर से लाइन आ रही थी वो पूरी बॉटम तक आ रही थी। अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि हर बेस में अलग अलग नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे, तो हर बेस का मुझे अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। सबसे नीचे वाले बेस की मैं बात करता हूं तो 1 और 2, दो पार्ट में, मतलब कितने हो गए, 3। इसके ऊपर वाले बेस में देखो 1 2 3, तीन पार्ट में हो रहा है, तो 1 + 2 3, 3 + 3 कितना होगा, 6। तो यहां 6 लिख देते हैं। इससे और ऊपर वाले बेस में देखिए 1 2 3, तो 1 + 2 3, 3 + 3 हो जाएगा आपका यहां पर कितना, 6। तो यहां पर फिर आंसर कितना आने वाला, 6 + 6 12, 12 + 3 इज 15। तो आंसर आपका यहां पर आ जाएगा एवरीवन 15। समझ में आए सारे डायग्राम्स यहां पर एवरीवन। तो ऐसे देखो कई कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो बिल्कुल फटाफट से बहुत जल्दी आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल आगे आ जाइए। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं एवरीवन। अब थोड़ा सा डिफरेंट फिगर है, बट ये भी आसान है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। देखो 1 2 3 4, तो चार तो ऐसे ही हो गए, चार ट्रायंगल तो ऐसे हो गए, और एक हो गया सबसे बड़ा, तो ये मैं लिख सकता हूं आपकी टोटल कितने आ जाएंगे, 5। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि एक बड़े ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल आपका आ जाए, और छोटे ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स हो वो बड़े ट्रायंगल के साइड्स के मिड में हो, तो यहाँ पे टोटल ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे आपके पास में, 5 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट फिगर जो दिख रहा है आपको, इसको काउंट करें हम, तो काउंट करने का वे कैसे होगा, मेथड कैसे होगा, एक बार सीख लीजिए एवरीवन। जैसे यहां पर देखो मैंने लिखा 1 2 3 4, तो चार मैंने काउंट कर लिए। अब जो बड़ा वाला है पांचवा ट्रायंगल, वो मैं अभी काउंट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, इसका रीजन समझाता हूं। अभी मैं लिख लेता हूं सिर्फ यहां पर 4। अब इससे बड़े में देखो काउंट करें तो 1 2 3। अब देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो काउंट हो जाएगा ना 4th नंबर पे, तो कितना हो गया, 4। अब सबसे बड़ा काउंट कर लेते हैं 1, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर यहां पर एवरेज 9। ठीक है, सबसे बड़ा आपका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल पहले फिगर में आपका हो गया 5, दूसरे फिगर में हो गया आपका 9। अब इसी तरीके से एक फिगर और देख लेते हैं। इस फिगर में देखिए एवरीवन, सबसे छोटे में देखो तो 1 2 3 4, तो ये हो गए आपके 4, है ना। इससे बड़े वाले में देखो तो यहां पर 1 2 3,
और ये देखो ये वाला हो जाएगा ना आपका 4th, तो ये हो गया आपका 4। ठीक है एवरीवन। और बड़े में देखो तो 1 2 3, और ये बड़ा वाला अंदर जो है वो 4, और एक सबसे बड़ा भी काउंट करोगे ना 1 और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा एवरीवन, यहाँ पर आपका 4 + 4 + 4 12, 12 + 1 इज 13। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा बहुत बढ़िया से 13। ठीक है एवरीवन, चीजें बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गई हैं, है ना। देखो ये सारे फिगर्स मैंने आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से ही लिए हुए हैं, है ना, जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको सबको समझ में आ गई होंगी बहुत बढ़िया से एवरीवन। आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक। यस एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है क्लॉक। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ में सारे बेसिक पॉइंट्स देखते जाइए एवरीवन। कहीं बेसिक पॉइंट्स भी आपने बहुत बढ़िया से सीख लिया तो आगे जितने भी क्वेश्चंस हो आपसे सारे बनने लग जाएंगे। देखिएगा, देखो क्लॉक के बारे में आप सब यहाँ पर जानते हैं, बट जो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो यहाँ पर ऐसा हैंड जिसका लेंथ शॉर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर हैंड। ये हो गया आपका आर हैंड, ठीक है। और जिसका लेंथ थोड़ा सा आर हैंड से ज्यादा होता है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मिनट हैंड बोलते हैं। एक हैंड यहाँ पर और होता है सेकंड हैंड, बट उसकी यहाँ पर हमको जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस आपके सेकंड हैंड से कभी भी नहीं आते हैं। तो मेन हमको यहाँ पर आर हैंड एंड मिनट हैंड के बारे में यहाँ पर डिटेल पढ़ना है। अब मिनट हैंड आर हैंड तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो क्लॉक है आपका, यहाँ जो क्लॉक है वो तो एक सर्कल के शेप में है। अब सर्कल के शेप में देखो ये डॉट डॉट आपको दिख रहे होंगे ना, मतलब जो सर्कल है वो यहाँ पर सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो यहाँ पर कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। कि आप टोटल काउंट करेंगे तो वो आपको दिखेंगे ये टोटल 60 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये आपके टोटल 60 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये 60 पार्ट्स क्या है, ये 60 पार्ट्स हैं आपके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मिनट्स, है ना। 60 मिनट्स होते हैं एक घंटे में। तो इसी तरीके से देखो ये जो दो डॉट के बीच का जो स्पेस है ना, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं मिनट स्पेसेस। और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए देखो मैंने यहाँ पर ये चीजें आपके लिए रखी हैं। मिनट स्पेसेस का मतलब होता है द फेस और डायल ऑफ ए वॉच इन अ सर्कल whose circumference is divided into 60 equal parts is called minute spaces। ठीक है एवरीवन, तो ये जो मिनट स्पेसेस है ये बिल्कुल बहुत बढ़िया से आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो दो यहाँ पर पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, है ना, सर्कमफ्रेंस में, उन दो पॉइंट के बीच का जो स्पेस है उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मिनट स्पेसेस बोलते हैं। अब एक मिनट कब होगा, जब मिनट हैंड आपका 1 मिनट स्पेस कवर कर लेगा, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं। ठीक है एवरीवन, चलिए तो आगे आ जाते हैं, इसके बारे में और कुछ बेसिक डिटेल पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम मिनट हैंड के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। देखो अभी मिनट हैंड आपको यहां कहां दिख रहा है, 12 पे दिख रहा है। अब देखो ये क्लॉकवाइज यहां पर टर्न करना स्टार्ट करेगा एवरीवन, क्लॉकवाइज टर्न यहां पर करना वो स्टार्ट करेगा। ऐसे टर्न करते करते 6 पे आ जाएगा, 6 से फिर टर्न होते होते वापस अपनी प्लेस पे चले जाएगा। कहीं आपसे ऐसा पूछा जाए कि ये पूरा जो उसने जर्नी कवर किया तो उसने यहाँ पर कितना एंगल टर्न किया, तो देखो अपने प्लेस पे वो वापस आ रहा है पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि उसने पूरा 360 डिग्री कवर कर लिया, पूरा कंप्लीट 360 डिग्री हो गया, ऐसा मैं बोल सकता हूं ना। तो यहां पर देखो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री। 60 मिनट में जो एंगल वहां पर बनता है वो कितना बनता है आपका, 360 डिग्री बनता है। ठीक है एवरीवन, 1 मिनट में आपका कितना बनता है, 1 मिनट में कितना बनेगा, 6 डिग्री। अब ये हमने कैसे फाइंड आउट किया एवरीवन, जब 60 मिनट्स में 360 डिग्री होते हैं तो 1 मिनट में कितना होगा, 360/60 दैट इज 6 डिग्री। ठीक है, अब 1 मिनट में 6 डिग्रीज हैं तो 5 मिनट में हो जाएंगे 30 डिग्रीज, 15 मिनट्स में हो जाएंगे आपके 90 डिग्रीज एंड 25 मिनट्स में हो जाएंगे आपके 150 डिग्रीज। ठीक है एवरीवन, तो ये बेसिक पॉइंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा एवरीवन। इतना बस ध्यान रखिए कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्रीज ट्रैवल करता है। कहीं ये चीज आपको याद होगी तो बाकी चीज तो ऑटोमेटिकली फिर आपको याद हो ही जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है एवरीवन, 1 मिनट में जो आपका मिनट हैंड होता है वो 6 डिग्रीज यहां आगे ट्रैवल करता है। ठीक है, इसी तरीके से कहीं मैं आर हैंड की बात करूं तो आर हैंड का देखिएगा, ये रेड कलर में देखो आपको आर हैंड दिख रहा है। ठीक है, ये कहीं पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर ले,
है ना, पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर ले तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा ना। और टाइम के हिसाब से देखा जाए तो कितने होंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 12 आवर्स में जो आर हैंड होता है वो आपका 360 डिग्री मूव करता है, ऐसा मैं बोल सकता हूं ना। अब देखो 12 आवर्स में आर हैंड आपका 360 डिग्री मूव करता है, दैट मींस 60 मिनट में कितना मूव करने वाला है, 30 डिग्री। अब 1 आवर 60 मिनट में वो मूव करता है 30 डिग्री, दैट मींस 1 मिनट में कितना मूव करेगा, 0.5 डिग्री। तो ये मेन आपको कभी भी नहीं भूलना है एवरीवन कि आर हैंड आपका 1 मिनट में 0.5 डिग्री मूव करता है। अब ये आपको पता है तो बाकी सारी चीजें आप फिर फाइंड कर लो कि कोई आपको दिक्कत होगी नहीं, है ना। जैसे यहां लिखा है नाउ 5 मिनट्स इक्वल्स टू 2.5 डिग्री, 15 मिनट्स इक्वल टू 7.5 डिग्री, 25 मिनट्स इक्वल टू 12.5 डिग्री। अब ये जो डिग्रीज जितने भी दिए हैं वो किसके टर्म्स में दिए हैं, आपके आर हैंड के टर्म्स में दिए हैं कि आर हैंड 25 मिनट में कितना डिग्री जाएगा, 15 मिनट में कितना डिग्री जाएगा, 5 मिनट्स में कितना डिग्री जाएगा। बट इनमें से बस एक चीज याद कर लीजिए कि आर हैंड 1 मिनट में यहां पर कितना आगे ट्रैवल करता है, 0.5 डिग्री ट्रैवल करता है। ठीक है एवरीवन, 0.5 डिग्री आपका यहां पर ट्रैवल करता है। ठीक है, अब इसी तरीके से मिनट हैंड में यहां पर देखो, मिनट हैंड में हमने यहां पर देखा था कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना ट्रैवल करता है, आपका 6 डिग्री ट्रैवल करता है। ठीक है एवरीवन, तो ये दो चीजें कभी मत भूलिएगा, है ना। ये दो चीज आपको याद रहेंगी तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आपको हमेशा याद हो जाएंगी। तो ये दो मेन कंसेप्ट आपके हो गए जो आपको कभी भी नहीं भूलना है। अब इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहां पर कैसे पूछे जा सकते हैं। देखो ये हो सकता है कि आपके यहां पर एंगल आपको कोई भी दिया जाए, है ना, क्लॉक में कोई भी एंगल दिया जाए 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, और वहां पर आपको फिर क्या करना हो, टाइम बताना हो। ठीक है, देन सेकंड क्या लिखा है, टाइम टू एंगल, मतलब टाइम आपको गिवन है तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 3 o'clock पे बताइए कि एंगल यहां पर कितना होता है आर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्लो एंड फास्ट का मतलब कि क्लॉक को यहां पर थोड़ा स्पीड कर दिया गया, थोड़ा फास्ट कर दिया गया, तो वहां पर क्या चेंजेस होंगे, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बट ये जो थर्ड है स्लो एंड फास्ट, ये बहुत आसान होते हैं एवरीवन, बहुत आसानी से हमसे यहां पर बनने लग जाते हैं। ठीक है, कहीं हमको यहां पर पता है ना कि 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे में यहां पर देखा जाए तो मिनट हैंड कितना ट्रैवल करता है एवरीवन, मिनट हैंड कितना ट्रैवल करता है आपका 360 डिग्री ट्रैवल करता है 60 मिनट में। अब इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, कहीं स्पीड कर दिया तो फास्ट क्लॉक हो जाएगी, स्लो कर दिया तो स्लो क्लॉक हो जाएगी, है ना एवरीवन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके यहां पर आ जाते हैं। चलिए आगे आ जाइए इसके बाद में। अब जैसे एंगल टू टाइम मैंने आपको बताया, तो एंगल टू टाइम, तो एंगल क्या क्या पूछा जा सकता है, या तो 90 डिग्री पूछा जा सकता है, या तो 0 डिग्री, या तो 90 डिग्री, या तो 180 डिग्री। अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है फर्स्ट राइट एंगल, सेकंड राइट एंगल, इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझाता हूं एवरीवन। देखो कहीं हम 24 आवर्स की बात करें, कहीं हम 24 घंटे की बात करें, पूरे एक दिन की बात करें, तो यहां पर जो आर हैंड और मिनट हैंड है वो यहां पर 22 टाइम्स आपके कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक होते हैं, 24 घंटे में कितने बार, 22 टाइम्स। ठीक है एवरीवन, इसका मतलब 12 आवर्स में कितने होंगे, 12 आवर्स में होंगे आपके 11 टाइम्स, एंड 24 आवर्स में होंगे आपके यहां पर 22 टाइम्स। ठीक है एवरीवन, इस तरीके से कुछ आपका होता है। ठीक है, तो कोइंसाइड होते हैं 24 घंटे में आपके 22 बार। अब कोइंसाइड की तरीके से यहां पर हम राइट एंगल की बात करें, अच्छा राइट एंगल से पहले ऑपोजिट की बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना एवरीवन, 6 o'clock पे क्या होता है, दोनों मिनट एंड आवर हैंड आपके एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो इन वन डे 24 आवर्स बोथ हैंड, मिनट एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक आर अपोजिट टू ईच अदर फॉर 22 टाइम्स, मतलब 22 टाइम्स यहां पर होते हैं वो अपोजिट 24 घंटे में। ठीक है एवरीवन, मतलब यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, 12 आवर्स में कितने हो जाएंगे एवरीवन, 11 टाइम्स, और यहां पर 24 आवर्स में कितने हो जाएंगे आपके 22 टाइम्स। तो ये दो चीजें आपको यहां पे नहीं भूलनी है एवरीवन, हमेशा यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे आ जाइए इसके बाद में राइट एंगल पे, है ना, राइट एंगल पे आ जाइए आपको। तो यहां पर देखो 24 आवर्स में, 24 आवर्स में क्या लिखा है, कितने बार राइट एंगल बनते हैं, 44 टाइम्स। ठीक है, देन 12 आवर्स में यहां पर क्या होता है, 12 आवर्स में कितना कितना होता है आपका, 22 टाइम्स होता है। ठीक है एवरीवन, तो 12 घंटे में होते हैं 22 टाइम्स, 24 आवर्स में होते हैं आपके 44 टाइम्स।
ठीक है, तो ये तीन चीजें भी कभी भी मत भूलिएगा कि यहां पर आपके कोइंसाइड्स कितने बार होते हैं, अपोजिट कितने बार होते हैं, और आपके राइट एंगल कितने बार बनता है। ठीक है एवरीवन, चलिए इसके बाद में देखिएगा, ये एक लास्ट बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। ये कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो आगे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे आपसे बहुत बढ़िया से बन जाएंगे। हेडिंग एक बार देख लीजिए, यहां पर क्या लिखा है एवरीवन, गेन ऑफ मिनट हैंड ओवर आर हैंड। ठीक है, गेन ऑफ मिनट हैंड ओवर आर हैंड। ठीक है, तो क्या लिखा है, ड्यूरिंग 1 आवर बोथ द हैंड्स रन, मिनट हैंड रन 60 मिनट स्पेसेस बट आर हैंड रन ओनली 5 मिनट स्पेसेस। इसका मतलब क्या समझ में आया एवरीवन, कहीं एक टाइम ले लू मैं समझ लो ये मान लेता हूं कि क्लॉक में अभी 12 बज रहे, 12 o'clock हो रहा है। एक घंटे बाद क्या होगा, 1 o'clock हो जाएगा। 1 o'clock हो जाएगा तो यहां पर मैं क्लॉक से आपको समझाता हूं एवरीवन, क्लॉक में आपको देख के समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा आपको। देखो ये आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर ये आपको दिख रहा है क्लॉक। अब यहां पर कितना टाइम आपको दिख रहा है एवरीवन, 6 o'clock दिख रहा है। तो 6 o'clock को लेकर ही मैं आपको समझाता हूं। अभी 6 o'clock हो रहा है, एक घंटे बाद क्या होगा, एक घंटे बाद जो आपका आर हैंड है वो कहां आ जाएगा एवरीवन, 7 पे आ जाएगा, और जो मिनट हैंड है वो तो वापस रोटेट करके वापस 12 पे ही आ जाएगा। तो कहीं मैं ऐसा बोलूं कि मिनट हैंड ने यहां पर 60 मिनट स्पेसेस कवर कर लिए। देखो मिनट स्पेसेस मैंने आपको समझाया था ना एवरीवन, तो जो मिनट हैंड है वो पूरा कंप्लीट सर्कल यहां पर करके वो अपने प्लेस पे आ गया, मतलब उसने 60 मिनट स्पेसेस कवर कर लिए। बट एक घंटे बाद में कहीं मैं आर हैंड की बात करूं तो आर हैंड तो 6 से 7 पे आया, 6 से 7 पे आया, मतलब इसने यहां पर सिर्फ 5 मिनट स्पेसेस कवर किए ना। बस यही पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था। तो हमको समझ में आ गया कि एक घंटे में आर हैंड यहां पर 5 मिनट स्पेसेस कवर करता है और जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट स्पेसेस कवर करता है। यही पॉइंट देखो यहां पर भी आपके सामने लिखा है, ड्यूरिंग 1 आवर both the hands run, minute hand runs 60 minute spaces but R hand run only 5 minute spaces. So in an R hand, minute hand gains 50 minutes, 55 minutes on the other hand. अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरीवन कि एक घंटे में जो यहां पर मिनट हैंड गेन करता है वो कितना गेन करता है, 55 मिनट स्पेसेस वो गेन कर लेता है। अब कैसे गेन कर लेता है देखो मैं आपको बताता हूं। मिनट हैंड यहां पे 60 मिनट स्पेसेस कवर कर रहा है और आर हैंड सिर्फ यहां पर 5 मिनट स्पेसेस कवर कर रहा है। तो जो रिमेनिंग यहां पर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 55 मिनट स्पेसेस बच रहा है ना एवरीवन, 55 मिनट स्पेसेस आपका बच रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो जो मिनट हैंड है उसने 55 मिनट्स यहां पर क्या कर लिया, गेन कर लिया। मतलब हर एक घंटे में वो यहां पर क्या करता है, 55 मिनट स्पेसेस गेन करते जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पर लिख भी सकते हैं, यहां पर लिखा भी हुआ है 55 मिनट स्पेसेस का गेन होता है आपका 60 मिनट्स में। अब देखो 55 मिनट्स का गेन होता है 60 मिनट्स में, तो 1 मिनट का गेन कितना होगा, 60/55। अब 60/55 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12/11 मिनट्स लिख सकता हूं। ठीक है एवरीवन, तो यहां पर ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे क्लॉक टॉपिक का कि 1 मिनट जो गेन होता है वो 12/11 मिनट्स में होता है। ठीक है एवरीवन, ये पॉइंट आपको कभी भी नहीं भूलना है ना। 1 मिनट स्पेसेस का जो गेन होता है एवरीवन वो 12/11 मिनट्स में होता है, बस इतना आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां तक देखिए पूरा बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे चलते हैं, कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एवरीवन, ताकि आगे भी चीजें आपको यहां पर बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो बेसिक तो हमने पढ़ लिया, बेसिक में देखो 3-4 मेन पॉइंट आपने सीखा यहां पर कि मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रैवल करता है, आर हैंड 1 मिनट में 0.5 डिग्री ट्रैवल करता है, और 1 मिनट स्पेसेस का जो गेन होता है वो आपका 12/11 मिनट में होता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे आपसे यहां पर बहुत बढ़िया से बनने लगेंगे। समझ लीजिए, आपसे यहां पर पूछा गया क्वेश्चन में कि बिटवीन 3 to 4 o'clock, between 3 to 4 o'clock, how many times the hour hand and the minute hand coincides to each other? कितने बार वो coincides होते हैं? तो आपको पता है एवरीवन, आपको पता है कि 24 घंटे में वो 22 टाइम्स coincide करते हैं, 12 घंटे में वो 11 बार coincides करते हैं। इसका मतलब 3 से 4, मतलब एक घंटे में वो क्या करेंगे, सिर्फ एक बार coincides करेंगे।
कहीं आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि यहाँ पर 3 से 4 बजे का बीच का टाइम क्या आएगा जब वो कोइंसाइड करने वाले हैं, तो मैं आपको क्लॉक बनाकर यहाँ पर समझाता हूँ एवरीवन, क्लॉक बनाकर यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए मेरे साथ में। देखो ये यहाँ पर मैंने इस तरीके से बढ़िया से क्लॉक बना लिया, ये यहाँ पर इस तरीके से बढ़िया से मैंने क्लॉक बना लिया। यहाँ है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखो मैंने यहां पर अभी बना लिया आपके सामने 3 o'clock। ठीक है एवरीवन, अब 3 o'clock हो रहा है, 1 घंटे बाद 4 बज जाएंगे, तो आपको बताना है कि 3 से 4 के बीच में वो कब कोइंसाइड कब करने वाले हैं। तो कहीं आप यहां पर गेस करें, अप्रोक्सीमेटली बोले तो आप ये बोल सकते हैं ना कि 3:15 के आसपास मुझे दिख रहा है, 3:15 के आसपास वो क्या करेंगे, दोनों हैंड्स कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक के ऊपर एक होंगे। बट एग्जैक्ट टाइम आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मैंने क्या सीखा है कि 1 मिनट स्पेसिस का जो गेन होता है वो 12/11 मिनट में होता है। अब यहां पर देखिए, जो मिनट हैंड है उसको आर हैंड के ऊपर आना है। अभी 3 o'clock हो रहा है, अब मिनट हैंड जो है वो आर हैंड के ऊपर आएगा, तो ये जो स्पेस दिख रहा है वो कितने मिनट स्पेसेस दिख रहे हैं जो वहां पर मिनट हैंड को गेन करना पड़ेगा, 15 मिनट स्पेसेस गेन करना पड़ेगा, तभी देखो मिनट हैंड आर हैंड के ऊपर आएगा ना, दोनों कोइंसाइड्स करेंगे। इसका मतलब देखो 15 मिनट स्पेस का गेन चाहिए। अब 1 मिनट स्पेस गेन होता है 12/11 मिनट में, तो 15/11, 15 मिनट स्पेस गेन कितने में होगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 12/11, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना हो गया एवरीवन, 180, 180/11 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 180/11 मिनट को यहां पर मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करें तो कितना होगा, डिवाइड करें तो ये कितना बार में जाएगा, 170 बचेगा, तो 6 4/11, तो 3 बजे के बाद में, 3 के बाद में 16:04/11 मिनट पे क्या होगा आपका, दोनों हैंड्स यहां पर कोइंसाइड करेंगे। बट आपसे यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 से 4 बजे का टाइम बताइए, तो मैं लिख सकता हूं 3:16 4/11 मिनट पे यहां पर क्या होगा, दोनों हैंड्स आपके यहां कोइंसाइड कर जाएंगे। सभी को समझ में आया एवरीवन कि कैसे मैंने यहां पर बहुत बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 3 से 4 बजे के बीच में कब वो कोइंसाइड करने वाले हैं। कोई दूसरा टाइम भी ले सकते हैं आप लोग, कोई दूसरा टाइम लेकर भी मैं आपको सॉल्व करके एग्जांपल लेकर बताता हूं एवरीवन। जैसे यहां पर देखिए, कोई दूसरा टाइम हम यहां पर ले लेते हैं, कोई भी दूसरा टाइम ले लेते हैं एवरीवन। देखो कोइंसाइड कभी भी पूछा जाए तो इतना ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखिए एवरीवन कि 24 आवर्स में ये 22 टाइम्स कोइंसाइड करते हैं, 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड करते हैं, बट 1 घंटे में एक बार ही कोइंसाइड करते हैं, है ना। अब 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड करते हैं, बट 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड करते हैं, ये कहीं ना कहीं चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी। 12 घंटे हैं तो 12 बार कोइंसाइड करना चाहिए ना। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर क्या होता है, जब 12 o'clock होता है एग्जैक्टली, जब एग्जैक्टली 12 बजते हैं,